नमस्कार, दिल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर राघव और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कलम कमाल की। लेखक, कहानीकार, उपन्यासकार और पत्रकार ओम प्रकाश तिवारी का नया उपन्यास निनाद मेरे हाथ में है। 150 पेज का ये उपन्यास मैंने अभी ख़त्म किया है। कुल 3 बैठकों में मैंने इसे पूरा पढ़ा है। इस उपन्यास में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें साझा करने से, आपसे, अपने दर्शकों से, जिन बातों को मैं साझा करने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। हर सफल रचना की सबसे बड़ी कसौटी ये होती है कि वो कितनी सामायिक है, कितनी वास्तविक है और कितनी युगजीवी है। वास्तविकता एक भौतिकीय गुण है और इस भौतिकीय गुण को मापने के लिए भी 3 कसौटियाँ हैं। पहली टाइम, दूसरा स्पेस और तीसरा ग्रेविटी। अगर किसी चीज़ में टाइम, स्पेस, ग्रेविटी है तो वो वास्तविक है। तो इस आधार पर जब हम आकलन साहित्य में करते हैं तो साहित्य में इन्हीं 3 बातों को देश, काल और वजन कहा जाता है। देश, काल टाइम है, देश स्पेस से लीजिए आप, और वजन ग्रेविटी का है। तो इस उपन्यास को भी हम उसी आधार पर देखते हैं कि ये कितना वास्तविक है, इसका देश, काल और इसमें कितना वजन है, इसकी बातों में, इसके किरदारों में, ये सब हम आपको बताएंगे। जहाँ तक देश काल की बात है तो उपन्यास की पहली पंक्ति ही इसके काल को स्पष्ट कर देती है और बताती है कि ये किस समय का उपन्यास है। और ये आगे जैसे आप बढ़ते हैं तो जिस गांव का भूगोलिक वर्णन किया गया है वो इसके देश को स्पष्ट करता है, और अवधी भाषा के जो पात्रों के वार्तालाप हैं वो भी इसके देश को स्पष्ट करते हैं, इसके स्थान को स्पष्ट करते हैं। तो देश और काल इतना स्पष्ट है कि ये लगता है कि आप जब उपन्यास को शुरू करते हैं तो लगता है कि आप कोई समाचार पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतना स्पष्ट देश काल सिर्फ समाचारों में होता है और इसीलिए वो फेक न्यूज़ नहीं होते, वो तब इतना स्पष्ट होता है। तो उसी आधार पर अगर कहें कि ये उपन्यास देश काल की स्थिति पर इतना स्पष्ट है जितना कि कोई समाचार होता है। अमूमन कोई लेखक इतना स्पष्ट देश काल रखने का जोखिम नहीं उठाता जितना कि ओम प्रकाश तिवारी ने इस रचना में उठाया है। अब हम बात करते हैं उपन्यास के कथा वस्तु की, यानी कि इसके वजन की। उस दौर में जब अमूमन सारे कहानीकार, उपन्यासकार अपना कथानक उच्च मध्यम वर्ग या चमक दमक से भरपूर रखना चाहते हैं और सामाजिक विसंगतियों और खासकर यौन कुंठाओं पर फोकस करना चाहते हैं, ऐसे दौर में ओम प्रकाश तिवारी ने एक ऐसा कथानक चुना है जो कि इस सबसे इतर है। वो समाज के हाशिए पर डाले गए लोगों पर केंद्रित है, जिनकी बात अब कोई करना नहीं चाहता। उसकी बात इस उपन्यास में की गई है और बड़े ही बेबाक ढंग से की गई है। प्रेमचंद के होरी जैसा पात्र आज भी भारत के गांवों में शमेर के रूप में मौजूद है और वो शमेर इस कहानी का, इस उपन्यास का नायक है। शमेर की बात आज कोई नहीं करना चाहता, मगर शहर से आए 2 पत्रकार बलू और उसकी महिला मित्र दीक्षा शमेर के लिए उठ खड़े होते हैं। वो शमेर के साथ आते हैं, तब समाज और उनके परिवार का नज़रिया क्या होता है यह इस उपन्यास में बखूबी बताया गया है। उपन्यास दलित राजनीति, सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर सत्ता के खेल को बखूबी बेपर्दा करता है। परिवार नियोजन, खुले में शौच, सूदखोरी, गांवों के अर्थशास्त्र और राजनीति पर भी यह उपन्यास पूरी बेबाकी से अपनी राय रखता है। उपन्यास हिंदी में है, मगर कहीं कहीं पात्रों का संवाद अवधी में शुरू हो जाता है। भाषा भी कहीं कहीं भदेश हो जाती है। आंचलिक गालियों से परहेज नहीं किया गया है। सभी बातें और पूरा कथानक सपाट और स्पष्ट है। बात को कहने के लिए बिंबों का सहारा नहीं लिया गया है। सब कुछ बेबाक और खरा खरा है। यही इस उपन्यास की सबसे खास बात है। अगर आप भी भारत में बसे उस भारत से रूबरू होना चाहते हैं जो बिल्कुल हाशिए पर है,
जिसकी बात ना कोई समाचार करता है, ना खबर नवीस जिसकी खबर लेते हैं, और ना समाज का कोई तबका जिसकी बात करना चाहता है। अगर आप उस भारत से रूबरू होना चाहते हैं तो ये उपन्यास आपके पढ़ने के लिए है। हंस प्रकाशन से आया उपन्यास काफ़ी सामायिक है और आज भी समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं। ये बहुत कुछ सोचने को हमें विवश करता है। हालांकि इसका अंत सुखांत है, मगर ये अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ जाता है, जिनकी चर्चा मैं इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि उपन्यास को पढ़ने का आपकी अपनी रुचि उससे प्रभावित न हो जाए। और अंत में लेखक की बात अवश्य सुनिए, जो विशेष अनुरोध पर ली गई है। वो कथा वस्तु को, इस उपन्यास की कथा वस्तु को और स्पष्ट कर रहे हैं। नमस्कार मित्रों, निनाद उपन्यास लिखे जाने की जो प्रक्रिया है वह अपने आप में काफ़ी रोचक है। दिल्ली में रहते हुए मैं मंडी हाउस अक्सर जाता था। एक दिन मंडी हाउस गया तो वहाँ पे एक आर्ट गैलरी में चित्र प्रदर्शनी लगी थी, तो उसको देखने गया तो वहाँ पे एक चित्र पर निगाह जो है ठिठक गई। तो एक सर्किल जैसा कुछ बना हुआ था और उसमें एक आदमी जो है घूम रहा था। उसकी चलने की जो प्रक्रिया थी वो ये थी कि जब वो जहाँ से शुरू होता था वहीं आके उसकी यात्रा ख़त्म होती। तो उसको देख के मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई। तो जिस चित्रकार बंधु की प्रदर्शनी लगी थी उनसे बात की उस चित्र के बारे में, तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली ये आम आदमी की विकास की यात्रा दिखा रहा है कि जो एक आम आदमी है, समाज का एक वर्ग ऐसा है जो विकास के तमाम आयामों को पा लेने के बाद, छू लेने के बाद उसकी जो विकास यात्रा है वो कमोबेश एक सर्किल में ही घूम रही है। तो कोल्हू का बैल जैसे घूमा करता था। समाज का एक जो वंचित तबका है, उस तबके के लोगों की जो विकास यात्रा है वो इस सर्कल की तरह है। वो जहाँ से शुरू होते हैं वहीं आगे खत्म हो जाते हैं, यानी कि उनके जीवन में कोई विकास होता नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी और कई पीढ़ियों तक, कई सदियों तक ऐसा ही होता रहा है और आगे भी ऐसे तब तक होता रहेगा जबकि सिस्टम में एक बदलाव सा नहीं हो जाता है। और उस चित्र को मैं फिर से देखा तो मेरे दिमाग में मेरे ही गांव के बहुत सारे चेहरे घूम गए, जिनकी दशा जैसी व्याख्या चित्रकार बंधु ने की वैसे ही थी, लगभग वैसे ही थी। ये उनकी हकीकत थी और ये बात कहीं दिमाग में चुभ गई, धस गई, रह गई, बस गई, रच गई, जो भी कह सकते हैं। ये मेरे दिमाग में ये बात रच बस गई। और इसी बीच घर पर किसी एक लंबी कहानी पे काम कर रहा था जो ग्रामीण पृष्ठभूमि पर ही थी। तो उस पर काम करते समय मतलब एक दिन कहानी कंप्लीट थी, उसको बस एक दिन जो है पढ़ रहा था, संपादित कर रहा था, कुछ काट छाँट करना था, तो उस लिहाज से उसको पढ़ रहा था। और उसको पढ़ते समय अचानक चित्रकार बंधु की वो बात और वो गांव के चेहरे, फिर उस कहानी के जो चरित्र थे, वो सब कुछ मिलते जुलते से लगे और लगा कि जो है ये जो कहानी है इसको तो लंबा कर किया जा सकता है, विस्तार कर दें, ये उपन्यास का रूप ले सकती है। क्योंकि जो ये चरित्र इसमें हैं इनमें काफ़ी संभावनाएं हैं इनके चीज़ों को और उभारने की, पूरी बात करने के लिए। तो जब ये बात दिमाग में आई तो उस पर काम करना शुरू किया। उस दिन विचार मंथन चलता रहा कि कैसे करना है, इस कहानी को कैसे विस्तार देना है और कैसे करना है। और अंत में एक आध महीने के अंदर सोचने, विचारने, चिंतन की प्रक्रिया के बाद जो है कहानी का स्वरूप दिमाग में बन गया, तो फिर उसे लिखा गया। तो शुरुआत में मैंने भी इसका नाम रखा था अंतहीन। वही कि जहाँ से शुरू वहाँ से फिर वहीं आके ख़त्म हो जाती है। तो एक अंतहीन प्रक्रिया चलती रहती है। तो बाद में इसको एक अंतहीन यात्रा कर दिया कि जो सफ़र है वंचित समाज के वंचित वर्ग का,
उनका जो सफ़र है वो कमोबेश ऐसे चलता रहता पीढ़ी दर पीढ़ी ये है। तो फिर इसको अंतहीन यात्रा नाम दिया। तो किताब छपने से पहले तक ये अंतहीन ही इसका नाम चल रहा था, या अंतहीन यात्रा इसी पे किया गया। लेकिन छपने से पहले जब इसकी पांडुलिपि हमने जो है हंस प्रकाशन को भेजी, तो इसी बीच कहानीकार मित्र रणविजय सिंह सत्यकेतु जी से हमने इस पे सुझाव मांगा। उन्होंने इस उपन्यास का फ्लैप लिखा है, तो उसके लिए उन्होंने उसको पढ़ा था। हमने के बाद वो फ्लैप लिखे हैं, तो मैंने उनसे शीर्षक के लिए कहा कि कोई उपयुक्त शीर्षक सुझाइए। तो उन्होंने इसका नाम निनाद सुझाया। हालांकि इससे पहले जो है मैं इसका नाम एक उगती हुई सुबह करके जो है प्रकाशक को भेज भी चुका था कि इसका नाम ये कर दिया जाए, एक उगती हुई सुबह। प्रकाशक महोदय ने इस पर सहमति भी जता दी थी, लेकिन जब सत्यकेतु जी ने ये निनाद का सुझाव दिया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो हमने प्रकाशक महोदय को कहा कि ये निनाद कर दिया जाए। तो पहले उन्होंने कहा कि नहीं, जो है उगती हुई सुबह जो ज़्यादा बेहतर लग रहा है। फिर बाद में उनका भी अपने कादर मंडल में वो चर्चा विमर्श के बाद उन्होंने भी कहा कि नहीं, निनाद ही कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेहतर है, कर दिया जाए निनाद ही। इस तरीके से ये निनाद के रूप में जो है आया है। हंस प्रकाशन के जो कर्ता धर्ता हैं हरेंद्र तिवारी जी, उनका भी इसमें काफ़ी योगदान रहा है। अब ये आप सबके सामने है, और इसका क्या पाठ बनता है, क्या विमर्श बनता है, ये जो है इसको तो पाठक ही तय करेंगे। बेशक बहुत कम पन्ने में लिखा गया है, समेट दिया गया है, लेकिन इसका फलक बहुत व्यापक दिया गया है। जिसे कुछ भी समझ में ना आए उसका मनोरंजन ज़रूर होगा। हालांकि जो इसको मनोरंजन के लिहाज से भी पढ़ेंगे, यकीनन यह उपन्यास उनकी भी चेतना को झकझोर जाएगा, एक बार को चिंतन को मजबूर करेगा। और मेरा यकीन है कि उनका नज़रिया कुछ न कुछ ज़रूर बदलेगा, और यही इस उपन्यास की सार्थकता भी होगी। तो दर्शकों, आज दिल दिल्ली देश में इतना ही। धन्यवाद। जल्द ही ऐसे ही नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। देखते रहिए दिल दिल्ली देश।